सोनीपत स्थित सेक्टर 7 स्वर्ण कमल भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान के साथ समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापित की गई, जिस पर उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली उपस्थित रहे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि ऋषि तुल्य मनीषी और सच्चे राष्ट्र निर्माता थे। भारतीय जनता पार्टी आज जिस वैचारिक आधार पर खड़ी है, वह पंडित जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अंत्योदय का मूल मंत्र पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक न्याय, समान विकास और समान व्यवहार सुनिश्चित करना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही देन है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं हो जाता, तब तक हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पंडित जी राजनीति को सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा और समाज के प्रति समर्पण का माध्यम मानते थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान की विचारधारा भी उनके दर्शन से ही प्रेरित है। भाजपा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा उनकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाने तथा पूरे वर्ष को समर्पण वर्ष के रूप में समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 12 फरवरी को सूरजकुंड में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर से होगी, जिसमें प्रदेश के सभी विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भाग लेंगे। का काम करते थे। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले लगातार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। 2014 में जब हमारी सरकार आई, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी थी, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कितने लोग थे और कितने लोगों को हमने पेंशन दी है। और हमने बगैर भेदभाव के, जो हमारी सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय किस प्रकार से होना है, कोई भी समाज में छूट ना जाए, इसलिए हमने बड़े स्तर पर नई पेंशन बनवाने का काम किया। हमारी सरकार के अंदर बहुत सारी पेंशनें बढ़ी, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो भी हम डाटा आपको देंगे। हमारी सरकार ने एक पॉलिसी तय की और उस पॉलिसी के तहत हमने 3 लाख रुपए तक की जो सालाना इनकम जिस फैमिली की है, उन बुजुर्गों को उससे बाहर रखा गया। एक ये पॉलिसी बनाने का काम किया और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, उसका पूरा चेकिंग सिस्टम किया। और हमारी सरकार आने के बाद जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, वो बड़ी संख्या में है। जो 3 लाख रुपए की सालाना इनकम से परिवार बढ़े हैं, उन बुजुर्गों की पेंशन कटी है। अगर किसी की गलत कटी है तो उस पर रोक लगी है, कटी नहीं है वो। और अगर उनको 2 महीने 3 महीने चेकिंग के समय नहीं भी मिलेगी तो उनको पीछे के एरियर समेत देने का काम करेंगे, ब्याज समेत देने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पे सरकार काम करे। किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन ना कटे और किसी भी अपात्र व्यक्ति को ना मिले। इस प्रकार से जो कानून में प्रावधान है, कानून की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोगों की पेंशन बनती है, ऑनलाइन बनती है, उन्होंने फार्म भी नहीं भरना पड़ता। कांग्रेस के समय में लोग धक्के खाते थे और लोग चर्चा करेंगे। आप मीडिया के भाई हैं, आप जाके पता करिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसमें होता था। 3-3, 4-4 पेंशन रिश्वत के तौर पर देकर लोग पेंशन बनवाने का काम करते थे। ये कांग्रेस के समय की बात है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, घर बैठे हम पेंशन देने का काम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें कि लोकसभा में राहुल गांधी को रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं सुन रहे, जबकि वो एक किताब ले रहे हैं। जब बीजेपी के सांसद हैं, वो 4-4 किताबें लेकर आते हैं, तब बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने जिस
किताब की चर्चा की है और कल राहुल गांधी ने बयान भी दिया है और जिनका नाम लेके उस किताब की चर्चा की है उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, वो भी मीडिया के सामने आके दी है और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि इस प्रकार से उस किताब का हवाला लेकर जो पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी की जो बयानबाजी है वो गैर संसदीय परंपरा के खिलाफ है और संसद के अंदर झूठ ना बोली जाए। जिस किताब का प्रकाशन हुआ ही नहीं है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ऐसे ही किसी कागज पर लिखी हुई किसी बात को संसद में उठाना ये परंपरा के खिलाफ है और राहुल गांधी हमेशा से ही, जब चुनाव का समय था, लोकसभा का चुनाव था, उस समय भी एक लाल किताब को लेकर वो हर मंच पर घूमते थे। उस समय भी उन्होंने संविधान के अपमान किया था। अब की बार भी उसी प्रकार से एक किताब को लेकर चर्चा की है और कांग्रेस के बारे में बहुत सारी किताबें ऐसी छपी हैं जिनका प्रकाशन हुआ है, वो उन पर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए एक सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि रेटिंग बहुत ज्यादा गिरी है प्रदेश में। 80 से ज्यादा आपराधिक गैंग जो है वो चल रही है, लगाम नहीं लग रही है। अब हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल शांति का माहौल है, बगैर भय के लोग जी रहे हैं। किसी भी प्रकार का वातावरण समाज में खराब नहीं है। अगर वातावरण खराब है और भय है तो कांग्रेस वालों को है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं भय में जी रहे हैं क्योंकि पाप उन्होंने किया है। वो पाप कांग्रेस को तंग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारा, कांग्रेस के शासन के समय बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत सारे गैंग बनाए हैं तो कांग्रेस ने बनाए हैं। कांग्रेस वालों को पता है जब वो गैंग सामने आएंगे तो अपने आप पकड़ में आएंगे। रोहतक में व्यापारी से लेकर स्कूल संचालकों से 34 के नेता हैं या उनको भी कहते अगर हैं कोई भी हरियाणा में अपराध करेगा वो बच नहीं सकता और जितने भी अपराध करने वाले हैं, जिस प्रकार से जितनी भी पहले फिरौती मांगी गई है, सब आज जेल के अंदर हैं, कोई भी बाहर नहीं, सब जेल के अंदर। एचपीएससी चेयरमैन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा को बिहार बनाने का काम कर रही है सरकार। तो बिहार कौन सा खराब है? बिहार तो एक अच्छा शांतिप्रिय प्रदेश है, अच्छा प्रदेश है, तरक्की करने वाला प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है और लोकतंत्र की मर्यादाओं में काम करने वाला प्रदेश है। बिहार को वो खराब क्यों बता रहे हैं? वो तो बिहार की जनता जवाब मांग लेगी उनसे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है और किस स्तर पर बीजेपी अब आगे बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है और 3 निगमों के चुनाव हैं, 1 परिषद का चुनाव है, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव है और हमारी चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है और जो वार्ड स्तर पर भी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता हैं उन सब से हमने नॉमिनेशन मांगे हैं हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से और जो हमारे उस चुनाव के प्रभारी बने हैं उनके माध्यम से वो जो अपना नॉमिनेशन करना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबसे आवेदन हमने मांगे हैं। वो आवेदन देंगे, उनकी फिर छटनी होगी। उसके बाद हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी जिस जिले में जहाँ भी चुनाव है वो वहाँ बैठेगी। उसके बाद हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश का बजट जारी होने वाला है, क्या मानते हैं कि जनता क्या कुछ बड़ा मिलेगा? जब से 2014 से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आप आंकड़े देख सकते हैं, लगातार हमने बजट को बढ़ाने का काम किया है और हरियाणा का बजट जो है हर साल बढ़ता है। इस साल भी बजट बढ़ेगा और 20 तारीख से विधानसभा का सत्र चलेगा और ये हरियाणा का बजट हरियाणा की लोगों की भावनाओं के अनुसार बनाने के लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत सारी बैठकें की हैं। आज हरियाणा का कोई भी वर्ग ये नहीं कह सकता कि मेरे से बजट के बारे में चर्चा नहीं हुई, सलाह नहीं की। इतना भी किया है कि पत्रकारों के साथ भी बजट पर चर्चा की है कि पत्रकार भी बजट कैसा हो, कैसा चाहते हैं। कोई भी वर्ग आज हरियाणा का ऐसा नहीं है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं। यूनिवर्सिटियों में जाके भी युवाओं से भी हमने बजट के ऊपर चर्चा करने का काम किया है और ये हरियाणा का बजट
विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट होगा। हरियाणा की जनताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा और बहुत बढ़िया हरियाणा का बजट आने वाला है। निगम चुनाव में सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाएगी पार्टी या नए लोगों को भरोसा करेगी? अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देती है और अब की बार भी नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका भारतीय जनता पार्टी देगी।